बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तैयब एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 हमने कवर किया। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेट और सेट की डेफिनेशन देखेंगे और हम ये देखेंगे कि सेट को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ well defined and distinct object। ये आपके पास एक सेट की डेफिनेशन है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 6 में भी थी, 7 में भी थी, 8 में, 9 में और अब अगेन 10 में भी है। तो ये आज मैं आपको एक नए अंदाज से सेट की डेफिनेशन बताऊंगा कि सेट की डेफिनेशन क्या है और एक्चुअल में सेट कहते किसको हैं। तो देखिएगा ज़रा, अ सेट इज़ अ कलेक्शन, कलेक्शन कहते हैं जमा करना, मजमुआ, ऑफ वेल डिफाइंड। आपके पास यहाँ पे सेट के लिए एक वेल डिफाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और एक वर्ड है डिस्टिंक्ट। तो इन दोनों को एक एक करके देखते हैं क्या चीज़ है। डिस्टिंक्ट के मतलब होता है, ये सिंपल एक इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट या हम कह सकते हैं जुदा जुदा, अलग अलग। तो ये एक सेट है। सेट के फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेट है 1 2 3 4 5। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक सेट है और इसमें जो नंबर्स लिखेंगे, इन नंबर्स को हम कहते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स भी कह सकते हैं और मेंबर भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये कि हर एक एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट से अलग होगा, मुख्तलिफ होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि अलग अलग होगा। यानी अगर एक 1 लिखा है तो अब दोबारा 1 कहीं नहीं लिखा आएगा, 2 लिखा है तो दोबारा कहीं भी 2 नहीं लिखा आएगा। ये तो बात हो गई डिस्टिंक्ट की। अब हम बात करते हैं वेल डिफाइंड की। तो वेल डिफाइंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वेल डिफाइंड। अब आप सोचिएगा कि आपने पिछली क्लासेस में आप इस डेफिनेशन को पढ़ कर आए और वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, सोच लें। चले मैं आपको बताता हूँ वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि सेट का कोई भी एक एलिमेंट्स हर एक के लिए इक्वली डिफाइन हो। आई रिपीट इट, कि सेट का कोई भी एक एलिमेंट हर एक शख्स के लिए इक्वली डिफाइंड हो, उसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह सकता हूँ कि ये एक नंबर लिखा गया है 1। अब ये मैं किसी भी शख्स के, दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी शख्स से पूछ लूँ ये क्या लिखा है, वो कहेगा 1। तो ये 1 इक्वली डिफाइंड है हर एक शख्स के लिए। जैसे ये 2 लिखा गया है, अब मैं किसी भी शख्स से पूछूँ कि ये क्या है, वो कहेगा 2। तो हर एक शख्स के लिए ये 2 वेल डिफाइंड है। तो किसी भी सेट में आपको एक वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट, ये दो अगर लाए कर जाती हैं प्रॉपर्टीज़, ये दो चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाती हैं तो आप कहेंगे ये सेट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि क्लास में किसी एक बच्चे को कहूँ कि आप एक ऐसा सेट बनाएं जिसमें आप क्लास के ज़हीन तरीन बच्चों, 3 बच्चों के नाम लिखें, तो वो 3 बच्चों के नाम लिख लेगा। अगर इसी तरह मैं सेकंड बच्चे को कहूँ और थर्ड बच्चे को, 5 से 6 बच्चों को मैं इस तरह सेट लिखवाऊँ, तो आप देखेंगे हर बच्चा अपने जहन के मुताबिक उन 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखेगा जो पढ़ने वाले होंगे। तो एक्चुअल में ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जो नाम लिखेगा, एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स ने अली, सईद और तैयब नाम 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए जो कि बहुत पढ़ने वाले हैं, लेकिन वो हर एक शख्स के लिए तो वेल डिफाइंड नहीं है, इक्वल डिफाइंड ही नहीं है कि भाई हो सकता है अली सबके लिए पढ़ने वाले ना हो, उसके नज़दीक वो सबसे अच्छा पढ़ने वाला हो। तो इस तरह से सेट को लिए हमें एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई बात सेट की। अब हम देखते हैं सेट को कितनी तरह से लिखा जा सकता है। देयर आर 3 वेज ऑफ राइटिंग डाउन सेट्स। सेट्स को हम 3 तरह से लिख सकते हैं, 3 वेज ऑफ राइटिंग डाउन सेट्स। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है कि अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में लिखी जाए, कोई भी एक हम ये कह सकते हैं कोई भी सेंटेंस लिख दिया जाए, इंग्लिश में सेंटेंस लिख दे, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। फॉर एग्जांपल एक सेट लिखा गया है कि ए एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 10। तो ये हमारे पास जो लिखा गया है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जो कि एक सेंटेंस लिखा गया है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक सेंटेंस लिखा जाता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट इन एनी कॉमन लैंग्वेज। नंबर 2 हमारे पास है टेबलर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट रिटन ब्रेसेस, लिस्टिंग एंड ब्रेसेस। हम क्या करते हैं टेबलर फॉर्म में, हम नंबर्स को इस तरह लिखते हैं, नंबर्स
एक तरतीब से लिखते हैं और लिस्ट करते हैं यानी, और हम ब्रेसिस, ये ब्रेसिस भी कहलाती है और इसे हम करली ब्रैकेट भी कहते हैं, और हम इन तमाम एलिमेंट्स के दरमियान में कॉमा लगाते हैं। तो इस तरह के जो सेट लिखे गए होते हैं उसे हम कहते हैं टेबलर फॉर्म। ये टेबलर फॉर्म में सेट लिखा गया है। नंबर 3 हमारे पास कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? अ सेट इज़ डिस्क्राइब बाय कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एलिमेंट यूजिंग सिंबल्स। जो सिंबल्स की मदद से लिखा गया हो इस सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिंबल्स इसमें क्या क्या यूज़ होंगे देख लीजिएगा। ए एक सेट है इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स इसमें एक वेरिएबल है। इस लाइन को हम पढ़ते हैं सच डैट, तो हम पढ़ेंगे x इज़ सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसे हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग टू का मतलब है कि x का ताल्लुक़ है नेचुरल नंबर से। इसे ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, तो x इस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x इसमें जितने भी होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर के होंगे। यानी नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हो, ये सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये जो नोटेशन है इसको हम पढ़ते हैं एंड, AND एंड। अब ये देखिएगा, ये एक सेट आपको इस तरह से लिख के दे दिया गया है। x इज़ ग्रेटर देन 5, ये नोटेशन है x की मदद से ग्रेटर है। ये x इज़ ग्रेटर देन 5 यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी है। एंड x इज़ लेस देन 10, इस ये x की मदद से लेस लिखा गया है, लेस देन। तो यहाँ पे लिखा गया है कि x इज़ ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी यानी 5 नहीं होगा, उसमें 6 होगा, 7 होगा, 8 9 10 11 12 सब चलता जाएगा। लेकिन किससे छोटी है? 10 से। इसका मतलब 9 तक जाएगा, 10 भी खुद नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे 6 7 8 9, जस्ट 4 एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो इस तरह का जो सेट्स आपके पास लिखा गया होता है इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 17.1 के, तो वो 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबलर फॉर्म, यानी कि आपको ये सेट्स दिए गए हैं, इसको आप टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। और टेबलर फॉर्म क्या होता है? जो यूँ ब्रेसिस में लिखा गया होता है, यानी कि नंबर्स लिखे हैं, कॉमा लिखे हैं और करली ब्रैकेट लगाई गई है। तो इसको हम लिख के देखते हैं। सवाल ये है कि ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, पहले तो पता होना चाहिए कि इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं। ए एक सेट है, ब्रैकेट लगेगी जो कि करली ब्रैकेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर कौन से नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर होते हैं 0 +-1 +-2, यानी प्लस के भी सारे नंबर मौजूद है, माइनस के भी सारे नंबर मौजूद है और 0 भी मौजूद है। तो इस तरह के सेट को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। तो ये एक सेट है इंटीजर का। अच्छा, ये कह रहा है बिटवीन, यानी कि दरमियान। किसके दरमियान? -3 से +3 के दरमियान, यानी कि आप सबसे पहले लिखें -3। अच्छा, -3 से +3 के दरमियान है, तो इसका मतलब -3 खुद नहीं आएगा इसमें, तो इसमें आएगा -2 आएगा। याद रखिएगा -3 खुद नहीं आएगा। -2 के बाद -1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, देन उसके बाद 2 आएगा। तो ये आपके पास एक टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो कि एक सेट आपको गिवन था सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और आपने टेबलर में कन्वर्ट कर लिया। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो नंबर, जिस 2 के नंबर के दरमियान की बात की जा रही हो कि वो दोनों नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है कि बी एक सेट है जो कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। लेस दैन 11, लेकिन 11 से कम हो। तो देखें बी एक सेट है। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन सुन लीजिएगा ज़रा ध्यान से। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 3 या जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हों। ऐसा नंबर जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हों उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 ले लो, 2 एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, इसके जस्ट 2 फैक्टर बन रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 ले लें, 3 1 के टेबल में आता है और 3 खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। 4 ले लो, 4 एक 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब 4 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 3 टेबल में आ रहा है। 5 ले लो, 1 और 5 दो इसके इसके 2 पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर नहीं है। अच्छा 6 ले लें, तो सॉरी पेयर नहीं फैक्टर की बात हो रही है। 6 ले लें तो ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में, इसके 4
फैक्टर बन रहे हैं, तो इसका मतलब 6 भी कंपोजिट नंबर है। 7 ले लें, 7 जस्ट 2 टेबल में आता है, इसलिए 7 कंपोजिट नंबर नहीं है। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है और 10 भी कंपोजिट नंबर है। तो क्योंकि उसने कहा था 11 से कम कम होने चाहिए, तो 11 से कम 10 होते हैं। अब 11 खुद नहीं होगा, लेस देन का मतलब 11 खुद नहीं होगा, और वैसे भी 11 कंपोजिट नंबर है भी नहीं है। तो इस तरह हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10 ये 5 नंबर्स जो हैं ये 11 से कम कम कंपोजिट नंबर है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि आप फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर लिखो, तो आप ये लिख दोगे। तो ये आपके पास सेट बिल्डर से टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। सी एक सेट है, हम सी लिख देते हैं और ब्रैकेट बना देते हैं। सी एक सेट है, वो कह रहा है एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू पी। पी एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर कहलाता है, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है प्राइम नंबर से, यानी इस सेट में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। और प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसके जस्ट 2 फैक्टर बने वो प्राइम नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये 2 है, ये एक 1 के टेबल में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 है, ये एक 1 के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में आता है, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। 5 है, ये एक 1 के टेबल में आता है, एक खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरह हर वो नंबर जो एक खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है वो कहलाता है प्राइम नंबर। तो ये बात हो गई, हमने डिस्कस कर लिया प्राइम नंबर। इट मीन्स डैट कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आने वाले हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे। क्लियर। इस नोटेशन को हम पढ़ते हैं एंड, ये लिखा है एंड। अब ये कह रहा है कि x इज़ ग्रेटर देन 5, यानी x की वैल्यू 5 से बड़ी है। अच्छा, ये जो चोंच है ना, ये जिस तरफ होगी वो नंबर छोटा होगा और जहाँ माउथ ओपन होगा वो नंबर बड़ा होगा, यानी x बड़ा है 5 से। तो x 5 से बड़ा है, इसका मतलब 5 खुद नहीं आएगा, ये बात याद रख लीजिएगा, 5 खुद नहीं आएगा। x 5 से बड़ा है, यानी 5 से बड़ा 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, लेकिन 5 खुद नहीं आएगा। क्लियर हो गई बात। तो 5 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो देखते हैं क्या होता है। 5 से बड़ा 6 है, 6 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 6 के 4 फैक्टर बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 6 खुद। इसके बाद 7 है, 7 एक प्राइम नंबर होता है क्योंकि 7 के जस्ट 2 फैक्टर बनते हैं। 7 एक 1 में आता है और एक 7 खुद के टेबल में आता है, तो इसका मतलब 7 एक प्राइम नंबर है। 8 एक 1 में आता है, एक 2 में आता है, एक 4 में आता है, एक खुद में आता है। 8 के 4 फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 के भी 4 फैक्टर बनेंगे, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 के भी बनेंगे, 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 एक प्राइम नंबर है क्योंकि 11 एक खुद के टेबल में आता है और एक 11 1 के टेबल में आता है। तो 12 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। और ये कह रहे हैं कि x इज़ लेस देन और इक्वल, यहाँ पे ना इक्वल का नोटेशन ये देखें, एक लेस देन और इक्वल, इसका मतलब ये 13 खुद भी इन्वॉल्व होगा इस चीज़ में। तो 13 देखते हैं वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर तो वो प्राइम नंबर है तो आप यहाँ लिख दो, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फिर मत लिखो। तो 13 एक 1 में आता है और एक खुद के टेबल में आता है, इसका मतलब 13 भी प्राइम नंबर है। तो ये हमने सेट बिल्डर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेबलर फॉर्म में। तो जस्ट हमारे पास 5 और 13 के दरमियान में जस्ट 3 प्राइम नंबर होते हैं, बट ये 13 खुद भी इन्वॉल्व है क्योंकि इसने कहा था x इज़ लेस देन और इक्वल टू। ये जस्ट लेस देन है, लेस देन, जस्ट लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो वो नंबर इंक्लूड नहीं होता। लेस देन एंड इक्वल हो, लेस देन एंड इक्वल, इसका मतलब वो नंबर भी शामिल है और उससे नीचे वाले भी सारे नंबर शामिल है। ये ग्रेटर है, सॉरी ये ग्रेटर है ना, x के लिहाज से ग्रेटर है ये। देन उसके बाद क्या लिखा गया है, D एक सेट है, हम D लिख देते हैं, ये एक सेट है और करली ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि सेट बिल्डर में करली ब्रैकेट, टेबलर में करली ब्रैकेट आती है। अब देखिएगा क्या लिखा गया है, Y सच डैट, इसका मतलब है सच डैट Y बिलोंग्स टू O, Y का ताल्लुक O से है, O मतलब ऑड नंबर। इट मीन्स डैट कि इस सेट में सारे के सारे ऑड नंबर आने वाले हैं। क्लियर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर होते हैं और यही नंबर आने वाले हैं इस सेट में। ये नोटेशन है एंड की, इसका मतलब है एंड। अब इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए, y इज़ ग्रेटर देन 7, y की वैल्यू 7 से बड़ी है। अच्छा याद रखिएगा 7 खुद नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, तो y 7 से बड़ा है, 8, 9, 10 है, लेकिन 7 खुद नहीं है। एंड y इज़ लेस देन 17, ये 17 से लेस है, छोटा है, लेकिन 17 खुद नहीं आएगा क्योंकि इक्वल का साइन नहीं आ रहा।
तो याद रखिएगा जब इक्वल का साइन ना आए तो वो दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होते। अब हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर है वो सारे के सारे यहाँ लिख देने हैं। तो 7 के बाद 9 ऑड नंबर होता है, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 17 नहीं लिखेंगे। ये हमारे पास 7 और 17 के दरमियान में 4 ऑड नंबर मौजूद हैं हमारे पास। तो ये सेट बिल्डर को हमने टेबलर में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ई एक सेट है जो कि Z और सच डैट Z बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि Z का ताल्लुक रियल नंबर से। इट मीन्स डैट कि इस सेट में तमाम के तमाम एलिमेंट्स रियल नंबर्स के होंगे। क्लियर। और रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल होते हैं। क्लियर। इसे हम कहते हैं एंड Z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब आपको ऐसे नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करने पे आंसर 121 मिल जाए। आई रिपीट इट कि आपको कोई ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका स्क्वायर करने पर आंसर 121 बन जाए। अगर मैं -11 का स्क्वायर करूं तो आप कहोगे सर आंसर 121 प्लस का आएगा, और अगर मैं +11 का स्क्वायर करूं तब भी आप कहोगे सर 121 आंसर आएगा। तो आप मुझे बता दीजिए इन दो नंबर्स के अलावा कोई और ऐसे नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पे 121 है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यही हमारे पास सेट बन गया। तो ये सेट बिल्डर से टेबलर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास है एक सेट F है, और इसमें हमें कह रहा है कि P एक वेरिएबल है सच डैट P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। Q डिनोट करता है रैशनल नंबर को। P बिलोंग्स टू रैशनल नंबर एंड P स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। ये कह रहे हैं कि P एक रैशनल नंबर से डिनोट बिलोंग्स कर रहा है, सॉरी P बिलोंग्स कर रहा है रैशनल नंबर से। और आप बता दीजिए कि यहाँ पे सारे के सारे नंबर कौन से आने वाले हैं, रैशनल नंबर आने वाले हैं। क्लियर। क्योंकि इसने यहाँ बता दिया बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सारे रैशनल नंबर आने वाले हैं। एंड P स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। अब आप कोई ऐसे नंबर तलाश कीजिए जिसका स्क्वायर करने के बाद आंसर -1 आ जाए। तो आप कहोगे सर ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आंसर हमेशा प्लस का आता है। स्क्वायर हमेशा साइन को प्लस कर देता है, जो माइनस तो उसको भी प्लस कर देता है। तो हम कहेंगे ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, और इसे एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं यूं करके। ये दोनों आंसर ठीक है। अगर आप इस तरह लिखेंगे नल सेट और इस तरह, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये आपको गिवन है टेबलर फॉर्म में। अब देखिएगा सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको कहा था हर वो नंबर रैशनल नंबर होते हैं जो अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सके। सारे के सारे इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं। तो फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, बिटवीन 5 एंड 6, तो आप बताएंगे सारे रैशनल नंबर 5 और 6 के दरमियान के। तो आप कहेंगे सर इन दोनों नंबर्स के दरमियान में कोई रैशनल नंबर होता ही नहीं है। तो 5 इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई भी रैशनल नंबर नहीं होते। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है बी एक सेट है, इसको आपने सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 4 6 12 ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं। अब आप बताइए ये एलिमेंट्स क्या हैं। तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे x लिख देते हैं सच डैट x बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे वो सेट की नोटेशन आएगी जिससे ये बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर देखो तो ये नेचुरल नंबर तो है नहीं है, क्योंकि इसमें 5 मिसिंग है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, नेचुरल नहीं है। होल 0 नहीं है, इंटीजर, इसमें तो कोई वो नंबर सेट ही नहीं है जो हमने सारे रीड किए हैं। तो इसका मतलब इसमें इस तरह का बिलोंग्स टू तो आने वाला ही नहीं है। बिलोंग्स टू उस वक्त आएगा जब किसी सेट की बात की जा रही होगी, तो बिलोंग्स टू नहीं आएगा। अब आप सोचिएगा कि ये सेट आया कैसे। आपने ये सोचना ये सेट कैसे आया। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ x इज़ पॉजिटिव, x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। मैंने ये लिखा कि x जो है पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12 है।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई इसमें हर वो नंबर लिख दिए जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 1 के टेबल में 12 आता है, हम इस तरह कह सकते हैं भाई 12 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, 12 अपने टेबल में। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नज़र नहीं आ रहा होगा जो 12 के टेबल में आता हो, 12 जिसके टेबल में आता हो, कोई ऐसा 5 में 12 नहीं आता। तो हमने सिर्फ वो नंबर लिखे हुए हैं जो 12 जिसके टेबल में आता हो। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x इज़ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पे कह रहे भाई C एक सेट है, ठीक है, हम x इज सच दैट लिख देते हैं। अब देखें C एक सेट है। अब ये देखिए ये क्या है भाई, देखें नेचुरल नंबर सबसे पहले होता है, उसमें ज़ीरो नहीं आता। होल नंबर होता है, उसमें माइनस का नंबर कोई नहीं आता। इसके बाद जाते हैं इंटीजर नंबर पे। इंटीजर नंबर में ज़ीरो भी होता है, +-1 भी होता है, +-2 भी होता है, +-3, +-4 एंड सो ऑन। तो ये इंटीजर नंबर, इसका मतलब ये इंटीजर नंबर नज़र आ रहा है मुझे, तो मैं कहूँगा x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्लियर? क्योंकि ये इंटीजर नंबर दिखने में नज़र आ रहा है। फिर क्लिक हो एंड। अब आप इसकी जो ये चीज़ गिवन है ना, ये लिख दें। तो ये कैसे लिखेंगे? देखो भाई, आप लिखोगे x। अब बताओ x की जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है? एक तो +40 जा रहा है, यानी कि x 40 से स्मॉल है और इक्वल भी है 40, क्योंकि ख़ुद भी मौजूद है। तो मैंने x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 40, इसका मतलब 40 से कम है और 40 ख़ुद भी है, इसलिए इक्वल का साइन लगा दिया। और x बड़ा किससे है? x बड़ा है और बराबर है -40 के। तो क्योंकि -40 भी मौजूद है और -40 से सब नंबर बड़े हैं, तो अगर इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो नंबर लाइन में कुछ इस तरह से करेंगे। ये देखिएगा ज़रा, नंबर लाइन में यहाँ -40 है और यहाँ पे +40 है और यहाँ पे 0 है। यहाँ प्लस के नंबर है सारे और यहाँ सारे माइनस के नंबर हैं। तो ये +40 से लेकर -40 तक नंबर है। इन दोनों ये वाला कंप्लीट नंबर है। इसके बाद वाले कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, इसके बाद वाले कोई भी नंबर, सिर्फ इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर मौजूद हैं। तो इसकी रेंज 40 भी और 40 से कम है सारे, और -40 और -40 से सारे बड़े हैं। तो इसको मैंने फिर कुछ इस तरह से लिख दिया। अभी आप देख लें, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -40 एंड लेस दैन और इक्वल टू +40। D एक सेट है, x इज सच डैट सबसे पहले लिख दिया करें आप और x लिख दिया करें। अब आप देखें भाई ये कौन सा सेट है? देखें 0 2 4 6 8, यानी ये मुझे इवन नंबर का सेट लग रहा है। इट मीन्स डैट कि x बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से। एंड अब आप इसकी रेंज लिख दो। रेंज क्या है? हम कहेंगे x जो है वो 4 तक है और 4 खुद भी है, यानी 4x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 4, यानी x 4 से छोटा है। यहाँ सारे नंबर 4 से छोटे हैं, ठीक है, और 4 खुद भी है। बट बड़ा किससे है? -4 से। -4 से बड़ा है और -4 खुद भी है, इसलिए लेस दैन और इक्वल आ रहा है। x की वैल्यू -4 और +4 के दरमियान में मौजूद है और वो सारे नंबर जो होंगे वो इवन नंबर होंगे। क्लियर? तो ये हम इस तरह सेट बिल्डर को लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है E एक सेट है, गिवन है, जिसको आपने सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे x इज़ सच डैट x, यहाँ तक आप लिख दोगे, हर सवाल में यहाँ तक लिखोगे। अब आप क्या करोगे? ये क्या है? देखा, ये इवन नंबर नेचुरल नंबर है 1 2 3 नहीं है, होल नंबर है नहीं है, इंटीजर है नहीं है, इवन है नहीं है, ऑड है नहीं है, रैशनल है नहीं है। फिर ये क्या है? इसका मतलब यहाँ बिलोंग्स टू तो नहीं आने वाला, क्योंकि ये तो कोई सेट ही नहीं है। तो फिर क्या करें इसमें भाई? कुछ सोचो, इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो तो आपके पास पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर ऐसा क्या कर रहे हैं आप? तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो मैंने एक ये लिख दिया मैंने कि x इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। देखो भाई, फर्स्ट 5 जो है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? शुरू के 5 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 2 3 से स्टार्ट हुई है नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो शुरू के 5 जो है वो 1 से लेकर 5 तक है। इन सब का स्क्वायर कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया,
3 का स्क्वायर किया 9 है, 4 का स्क्वायर किया 16 है, 5 का स्क्वायर किया 25 है। तो शुरू के 5 नंबर नेचुरल नंबर का जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे ये आंसर मिल रहे हैं। तो मैंने इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया कि x जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। चलें, लास्ट रह गया और ये यहीं हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं अपनी। x इज़ सच डैट x। अब आप ज़रा सोचिएगा कि भाई ये क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है, उसमें माइनस नहीं आता। क्या ये होल नंबर है? ज़ीरो नहीं है। क्या ये इंटीजर नंबर है? इंटीजर नंबर 0 1 2 3 और 0 -1 -2 -3। ये तो लग रहा है ये इंटीजर नंबर लग रहा है, क्योंकि इंटीजर नंबर में प्लस के भी सारे नंबर आते हैं, माइनस के भी सारे नंबर आते हैं। इसका मतलब ये इंटीजर नंबर तो लग रहा है। अच्छा, इंटीजर नंबर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर को आप z लिखते हो प्लस लिख देते हो, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। आप z लिखते हो माइनस लिख देते हो, इसको भी कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। यानी इसमें सारे माइनस वाले नंबर होते हैं, इसमें सारे प्लस वाले नंबर होते हैं। लेकिन एक मसला है, आप माइनस वाले नंबर तो हैं लेकिन इसमें कुछ नंबर मिसिंग आ रहे हैं। 2 नहीं है इसमें, 4 नहीं है, 6 नहीं है। इसका मतलब ज़ोर से सोचें तो ये ऑड नंबर है। 1 3 5 7 ये तो ऑड नंबर कहलाते हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं, एक तो ये इंटीजर भी है और एक ये ऑड भी है, दोनों चीज़ें ना, इंटीजर और ऑड। इसको हम लिख सकते हैं x इज़ नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव है। x इज़ नेगेटिव ऑड, क्योंकि ये ऑड नंबर है और इंटीजर। तो ये एक ऐसा सेट है जो नेगेटिव भी है, ऑड भी है और इंटीजर भी है। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको लेक्चर समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।